गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। BHU PET 2018 में LPP या ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। 8 क्वेश्चन मीन्स अपने को टोटल 24 मार्क्स का 2018 में इसका वेटेज था। तो हम उन्हीं 8 क्वेश्चन को सिलसिलेवार डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट कॉन्वेक्स सेट। क्या पूछा है? नॉट कॉन्वेक्स सेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन गारंटेड आता है, चाहे BHU हो, CU CT हो या चाहे DU हो। और BHU में तो आना ही है। पिछली बार 2 आया था, इस बार 1 पूछा है। देखना, x इक्वल टू वे सभी x1 x2 जिनके लिए 4x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 36। इनका हम डायग्राम बनाते हुए चेक करते हैं कि ये कॉन्वेक्स सेट होंगे या नहीं। इससे पहले हम कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स सेट एक्चुअली होता क्या है। अगर x अपने पास कोई सेट है तो x को कॉन्वेक्स सेट कब बोलेंगे? अगर x से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, उनको एक लाइन से जोड़ दो, अगर वो लाइन कंप्लीटली उसी सेट के अंदर समा जाए, उसी सेट के मेंबर हो, तो हम बोल सकते हैं वो कॉन्वेक्स सेट होगा। अगर हमारे पास ऐसी लाइन मिल जाए जो x के किसी 2 पॉइंट को जोड़े और उस सेट से बाहर चली जाए, या वो लाइन कंप्लीटली इस सेट के अंदर नहीं समाये, तो बोल सकते हैं वो कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। मैथमेटिकली देखें तो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स एक्स वाई मस्ट बिलोंग्स टू एक्स फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू 0 1, राइट। दिस मीन्स एक्स और वाई को जोड़ने वाला लाइन किसका मेंबर होना चाहिए? एक्स का, प्रत्येक एक्स के लिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल करें, ये इक्वेशन किसका है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट एक्स एंड वाई। अगर ये कंडीशन फुलफिल करे तब तो क्या होगा? कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। अगर हमारे पास ऐसी एक लाइन मिल जाए जो एक्स और वाई को जोड़े और इस सेट के अंदर न समाये, तो कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हुए चेक करते हैं। पहले वाला का देखो, कंडीशन क्या है? x4x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36। तो 36 का भागा दे देंगे दोनों तरफ, तो क्या आएगा? 6 स्क्वायर। ये 36 यहाँ आएगा तो कितना आएगा? 9। तो अपना 3 स्क्वायर, राइट। ये क्या बन गया? अपना एक इलिप्स बन गया, राइट। इस टाइप से बन जाएगा ये अपना इलिप्स। ये 3, ये -3, ये 6, ये -6, इसी टाइप से बनेगा। लेस देन इक्वल टू है। अब देखो, ये बाहर वाला एरिया आएगा या अंदर वाला एरिया आएगा? कौन सा एरिया आएगा, यही तो चेक करना पड़ेगा। 0 0 पुट कर दो, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 0 0 इसका मेंबर होगा। अंदर वाला तो मेंबर होगा, ठीक है, और बाहर वाला नहीं होगा, राइट। ये तो अपना देखने से लग रहा है कॉन्वेक्स सेट है। क्यों? इसके किसी भी पॉइंट को आपस में लाइन से मिलाओ, वो लाइन कंप्लीटली इसी सेट के अंदर आएगी। इसका मतलब ये तो कॉन्वेक्स सेट है, तो ये तो नहीं हो सकता, राइट। सेकंड को देखिए, सेकंड क्या बोल रहा है? वे सभी x1 x2 जहाँ x1 क्या हो? 4 से छोटा हो। ये लो x1 4 या 4 से छोटा, इधर की साइड वाला। x2 क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, तो ये वाला। ये लाइन है x2 इक्वल टू 2, ये लाइन है x1 इक्वल टू 4, ये वाला एरिया। तो कॉमन पार्ट कौन सा आ गया? ये वाला। सबको भगा दो, ये यहाँ से यहाँ तक और इनके ऊपर वाला एरिया। ये भी क्या है? कॉन्वेक्स सेट होगा। क्यों? किसी भी पॉइंट को एनी स्ट्रेट लाइन से मिलाओ, इसी सेट के अंदर आएगी, तो ये भी कॉन्वेक्स सेट होगा। लेकिन नॉट कॉन्वेक्स तो नहीं होगा, राइट। थर्ड को देखिए, x1 x2 ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है। बना दो, ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 1, x1 बराबर 0, ये x2 बराबर 0 है, ये x2 बराबर 1 है, ये लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0। तो कॉमन पार्ट कौन सा आएगा? ये वाला। ये अपना एक स्क्वायर फॉर्म में बन जाएगा। सॉरी, थोड़ा स्क्वायर नहीं लग रहा है क्या? इसको थोड़ा बड़ा कर दो, ये अपना स्क्वायर फॉर्म में बन जाएगा, राइट। तो ये भी एक कॉन्वेक्स सेट होगा। क्यों? किसी भी 2 पॉइंट को लाइन से मिला लो, वो लाइन इसी के अंदर समान नहीं है। ये भी नहीं हो सकता, तो ये तो ऑटोमेटिक होगा ही। हम बता भी देंगे कैसे होगा, राइट। अब देखो,
ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये 2019 में भी जो अपना कॉन्वेक्स सेट से संबंधित क्वेश्चन आया था उसमें ये ऑप्शन भी था, हमने कराया था 19 वाले में, आप जाकर देख सकते हो वहाँ। कौन से x1 x2 जिनके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो, राइट। इसका डायग्राम बनाओ पहले, तो बना लिया। ये डायग्राम किसका है, x1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है कि पैराबोला है, इसका इक्वेशन ये रहा, ये हमने इसका ग्राफ बना दी। अब देखो इनइक्वलिटी है, अब चेक करेंगे कि ये इसका अंदर वाला पार्ट आएगा या बाहर वाला पार्ट आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर यहाँ 0 0 पुट करें तो क्या आएगा, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल कभी पॉसिबल नहीं है, तो राइट। इसका मतलब ये पार्ट तो इसमें 0 तो नहीं आएगा, तो कौन होगा, इसके बाहर वाला हिस्सा होगा, राइट। इसका मतलब हम इस अंदर वाले हिस्से को मिटा सकते हैं, राइट। ठीक है, ये तो आपको देखने से लग रहा है कोई भी अपने को तो एक लाइन चाहिए, एक पॉइंट यहाँ से लिया, एक पॉइंट यहाँ से मिलाया, लाइन इस सेट के अंदर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, राइट। अब चलिए इसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं इन ऑप्शंस का, ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इनको। अगर यहाँ आ जाए लेस देन x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाएं तो अपना ये वाला पार्ट बन जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया ना हमने, सॉरी, कोई नहीं। x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन लगाएं तो अपना ये वाला पार्ट बन जाएगा, ये वाला। तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इनको मिलाया, लाइन सेट के अंदर नहीं समा रही है, लाइन सेट के अंदर नहीं आ रही है, तो नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। अब देखो अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 की कंडीशन कर दे तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू कंडीशन कर दें तो थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा क्या पूरा ही आ जाएगा, अंदर वाला पार्ट हो जाएगा इसका कौन सा पार्ट हो जाएगा, अंदर वाला। फिर अगर ये कंडीशन लगाए x1 x2 ग्रेटर देन 0 तो क्या हो जाएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा, और कौन सा बचेगा, केवल ये वाला पार्ट। तो ये तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। तो अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका अभिष्ट एरिया क्या बनेगा, ये, और ये क्या है कि कॉन्वेक्स सेट है, राइट। अब देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अगर यहाँ आ जाए ग्रेटर देन 36 या इक्वल टू 36 तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या होता है उसी को भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको इस कॉन्वेक्स सेट से संबंधित क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अपना डायग्राम कुछ यूँ था, देख लेना, थोड़ा राइटिंग का ज़्यादा ध्यान मत देना। ये कितना है, 6 है ना, ये कितना आया था, हाँ 6 आया था, ये कितना 3 आया था, राइट। अब देखो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो अपना इसका सरकमफ्रेंस है x1 स्क्वायर बाई 9 प्लस x2 स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करता है। कौन करता है, ये वाला। अगर हम कर दें लेस देन इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, ये सरकमफ्रेंस और इसके अंदर वाले पॉइंट, राइट। ठीक है, अगर हम इक्वल टू कर दें तो क्या ये कॉन्वेक्स सेट होगा क्या, अगर यहाँ इक्वल टू कर दे तो कॉन्वेक्स सेट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, इनको मिलाओ, क्या बनेगी, लाइन सेट से बाहर जा रही है, इसका मतलब इस केस में कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तब क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो जाए तो 0 0 पुट करके चेक कर लो, 0 किया 0, क्या 0 ग्रेटर देन 1 नहीं है, इसका मतलब ये बाहर वाला पार्ट हो जाएगा, राइट। इसमें ध्यान रखना, अगर केवल ग्रेटर देन की कंडीशन आए तो ये सरकमफ्रेंस शामिल नहीं होगा, ये केवल बाहर वाले पॉइंट आ जाएंगे, ये अपना सरकमफ्रेंस या इसके बाउंड्री के पॉइंट शामिल नहीं होगी, केवल बाहर वाला। एक पॉइंट यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, दोनों को मिलाया, लाइन बाहर गई, इस केस में भी कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ सर्किल ले ले, अगर यहाँ हम ले लें सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो भी नहीं होगा, इस टाइप से बढ़ेगा। क्यों, दो पॉइंट को मिलाओ, ऐसे और ऐसे, लाइन बाहर चली गई, नहीं होगा। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1
इसके लिए भी आप देख सकते हो, जैसा हमने इसके लिए देखा था। ये हम क्यों बता रहे हैं, ताकि आपके जितने भी प्रकार के ऑप्शन बन सके, आगे वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए, आप तुरंत उसको डिस्कस कर सको और आसानी से आंसर लगा सको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी वेयर a इज इक्वल टू दिस 2x4 मैट्रिक्स एंड b इज इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक सॉल्यूशन। तो ये अपने पास 4 ऑप्शन है, इनमें से अपने को पूछा है इनमें से कौन सा बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये जैसा कि मैंने 2019 वाले पेपर डिस्कशन में बताया था, इस टाइप का इक्वेशन आया था, बेसिक सॉल्यूशन पूछा था। तो ये बेसिक सॉल्यूशन होता है क्या, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो इस प्रकार की कोई इक्वेशन है ax इज इक्वल टू बी, ए अपना m क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो इसके लिए बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा, ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय सेटिंग एनी n माइनस m वेरिएबल टू 0, n माइनस m वेरिएबल टू 0 इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन प्रोवाइडेड दैट द कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग वेरिएबल इज नॉट 0। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ ये कितना है 2 क्रॉस 4, तो m माइनस n माइनस m क्या होगा 4 माइनस 2। इसका मतलब इस केस में अपने 2 वेरिएबल को 0 करना पड़ेगा। यहाँ देखो, इसमें भी 2 0 है, इसमें भी 2 वेरिएबल 0 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 वेरिएबल 0 है। प्रोवाइडेड दैट द कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग वेरिएबल इज नॉट 0। अगर हम x3 x4 को 0 करते हैं तो दिस मीन्स ये वाला x3 x4 को 0 कर दो, तो ये जो रिमेनिंग कोफिशिएंट है इनका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन 0। अगर आप x1 x2 को 0 करते हो, x1 x2 दोनों को 0 करते हो, तो ये वाले बचे वाले इनका डिटरमिनेंट है क्या होना चाहिए, नॉन 0। ठीक है, चलिए लेकिन सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना। इस कंडीशन को, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये चारों सेटिस्फाइड करने चाहिए, आगे की बात बाद में की है। ठीक है, चलो अब देखो, ये कुछ अपना सिस्टम इस टाइप से गिवन है 2 3 -1 -1 4 1 1 -2 x y z w, या x1 x2 x3 x4 मान सकते हो, -1 9। सबसे पहले अपने को चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। अगर एक से ज़्यादा करेंगे तब कुछ दूसरा तिकड़म लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट को देखो, x के स्थान पे 0 रखो, y के स्थान पे -11/5, z के स्थान पे 0 एंड w के स्थान पे -28/5। अगर ये सेटिस्फाइड करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो इसको हम भगा देंगे। रखो, क्या आएगा, 0 रखा तो 2 × 0 0, 3 × -11/5 प्लस -1 × 0 प्लस 28/5, तो ये कितना हुआ, -33/5 प्लस 28/5 -5/5, तो -1 आ गया। ठीक है, यहाँ वाला देखिए 0 -11/5 प्लस 56/5, 56/5 तो ये कितना आ गया 45/5 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब फर्स्ट वाला इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आगे वाले को देख लेते हैं। अगर आगे वाले सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो ये लगा देंगे, अदरवाइज फिर कुछ और आगे देखेंगे। ठीक है, रखिए, x के स्थान पे 2 रखा, y के स्थान पे 7, z और w 0 0, क्या आएगा 2 4 प्लस 3 × 7 कितना आ रहा है 25, लेकिन आना कितना चाहिए -1। फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसको भगा दिया। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला रख के चेक करो, थर्ड वाला रख के चेक कर लो, क्या आ रहा है 2 × 11/5 22/5 प्लस 12/5 34/5, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -1 आना चाहिए, तो इसको भी भगा दो। राइट, फोर्थ वाला देखिए क्या आ रहा है 8/3 प्लस 33, 8/3 प्लस 33/3 इज इक्वल टू 41/3, यही तो आ रहा है ना। फोर्थ में देखिए, तो ये वाला भी
-1 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कराया, आप डेफिनेशन का तो बता दिए, फिर आप इसका सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्यूशन क्यों नहीं कराया। जब आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाते हो, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कोई सॉल्यूशन पूछे इक्वेशन का, तो अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे देखो वैल्यू पुट करके चेक कर लिया, अरे भाई जो सॉल्यूशन होगा तो सेटिस्फाई तो करेगा इसको, जो इसका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो नहीं करेगा वो तो नहीं होगा ना, तो उसको भगा देंगे, जो बचेगा वो तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बेसिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन से अपने पास 2 जीरो सब में होना चाहिए। अगर किसी में एक ही जीरो आता तो उसको हम इस डेफिनेशन से पहले ही डिस्कार्ड कर देते, राइट। इस प्रकार आप ऑप्शन पुट कर करके इसका सॉल्यूशन बहुत ही कम टाइम में इक्वेशन लगा सकते हो, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन, कई बार आपको एफ एस भी गिवन मिल सकता है। सेट ऑफ ऑल एफ एस ऑफ ए एल पी पी मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ऑलवेज, कॉन्वेक्स सेट होगा, ओपन सेट होगा, क्लोज सेट होगा या अपना अनबाउंडेड सेट होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ये क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट। इसका प्रूफ हम अभी करा देते हैं, राइट। देखिए सबसे पहले बात आती है कि ये फिजिकल सॉल्यूशन होता क्या है जी, राइट। अगर अपने को कोई एलपीपी गिवन है, जैसे अपने एलपीपी ये है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू सी एक्स सच दैट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्ट क्या है, ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अपनी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, एलपीपी है, राइट। इसके लिए फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा उसी की डेफिनेशन देख लीजिए। ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी इज ए सॉल्यूशन मीन्स वो एक्स होगा दैट सेटिस्फाइज गिवन कंस्ट्रेंट्स या रेस्ट्रिक्शन। दिस मीन्स अगर एक्स इसका सॉल्यूशन होगा तो एक्स इन कंस्टेंट को या अपने रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। अपन को क्या प्रूफ करना है, ये सेट क्या होगा, कॉन्वेक्स सेट। अगर किसी को प्रूफ नहीं देखना वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। मान ला एक्स क्या है इसका, सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन। अगर सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन इसका मतलब एक्स, वे सभी एक्स आएंगे जिनके लिए ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी होगा। ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कंस्टेंट वाली, राइट। ठीक है, अब देखो मान लिया एक्स और वाई क्या है, इसके मेंबर है। कॉन्वेक्स के लिए क्या दिखाते हैं, कोई 2 एलिमेंट लिए उनको एक जोड़ने वाली सीधी लाइन खींची, अगर वो लाइन उसी सेट के अंदर हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, वो कॉन्वेक्स सेट है। दिस मीन्स अगर हम दिखा दें फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई, दिस मीन्स लाइन सेगमेंट joining 2 point x and y where lambda belongs to 0 1। अगर ये x में बिलोंग करें तो हम क्या बोल सकते हैं, x अपना कॉन्वेक्स सेट है, तो अपन यही दिखाएंगे। देन एंड लेट z इक्वल टू लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y लैम्डा बिलोंग्स टू 0 1। अगर ये कोई लाइन है x y, राइट, तो हमने z को पॉइंट ले लिया, इसी लाइन का पॉइंट ले लिया फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू 0 1। लैम्डा की 0 से 1 के बीच में अनेक वैल्यू होगी जिसके लिए अपने को पॉइंट मिलते रहेंगे। z हमने इसी लाइन का कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लिया। अगर हम दिखा दें कि जो भी आर्बिट्री पॉइंट है इस सेट में बिलोंग करें तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। अगर हम दिखा दें कि ये किसका मेंबर है, एक्स का, तो हम बोल सकते हैं डेफिनेशन से कि ये कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो इसमें x है और y है, इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ए वाई लेस देन इक्वल टू बी। अगर z इसका मेंबर होगा तो क्या दिखाना पड़ेगा, ए जेड लेस देन इक्वल टू बी। अगर हम दिखा दें ए जेड इज लेस देन इक्वल टू बी देन वी कैन से z इज आल्सो मेंबर ऑफ x। नाउ क्लेम, क्या क्लेम करेंगे, ए जेड लेस देन इक्वल टू बी, ये हम क्लेम करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ कर देते हैं क्लेम, ए जेड दिस इक्वल टू ए
और जेड की वैल्यू क्या है, लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा वाई, लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा वाई। ये तो अपना कांस्टेंट है, ये एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, तो लेमडा तो बाहर आ जाएगा, लेमडा ए एक्स 1 माइनस लेमडा भी बाहर आ जाएगा ए वाई। ठीक है, अब देखो ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ए वाई इज आल्सो लेस देन इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू लेमडा बी 1 माइनस लेमडा लेस देन इक्वल टू, ये हो गया, इसकी जगह ये रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया, लेस देन इक्वल टू है, ये साइन लगा दिया। ये किसके इक्वल आएगा, लेमडा बी प्लस बी माइनस लेमडा बी, ये कैंसिल हो गया। अब देखो अर्थात ए जेड इज लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू बी। ये हमने इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों चीज़ तो इक्वल है ना, ये वाली तो इक्वल है, ये वाली इससे लेस देन है, लेकिन ये तो इक्वल है। ओवरऑल क्या हुआ, ए जेड इज लेस देन इक्वल टू बी, ए जेड लेस देन इक्वल टू बी, दिस मीन्स जेड इस सेट का मेंबर है। ये अपने को दिखाना है कि ये लाइन सेगमेंट किसका होना चाहिए, इसी सेट का मेंबर, अर्थात जेड बिलोंग्स टू एक्स, अर्थात लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा वाई बिलोंग्स टू एक्स, और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, लेमडा बिलोंग्स टू 0 1। दिस मीन्स ये अपना क्या हुआ, एक एक्स एक कॉन्वेक्स सेट हुआ, कौन सेट, सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी, राइट। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। आई होप इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन जरूर नोट करें। फिजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए बैलेंस्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इस क्वेश्चन में विशेष ध्यान रखना, इसके जगह कई बार आपको क्या मिल जाता है, फॉल्स की जगह नॉट ट्रू। फिर से बता रहे हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गलती करते हैं, फिर भी इस क्वेश्चन पे अभी ध्यान नहीं देंगे। फॉल्स के स्थान पे नॉट ट्रू आ गया तो हम नोट को खा जाते हैं, ट्रू समझ बैठते हैं। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू निकला तो इसको लगा बैठते हैं और क्वेश्चन अपना गलत होता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ये एक्चुअली एक थ्योरम का स्टेटमेंट है कि फॉर ए बैलेंस्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम इफ देर आर m क्रॉस n वेरिएबल देन नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल इज m प्लस n माइनस 1। यह क्या है, एटमोस्ट है, में ज़्यादा से ज़्यादा कितने वेरिएबल हो सकते हैं, m प्लस n माइनस 1। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें, एटमोस्ट। ये देखो ये बोल रहा है एटलीस्ट इतने वेरिएबल होंगे, ये बोल रहा है एटमोस्ट इतने होंगे, कितने, m प्लस 1 माइनस 1, और ये बोल रहा है एटलीस्ट इतने होंगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अपनी थ्योरम क्या बोलती है कि एटमोस्ट m प्लस n माइनस 1 वेरिएबल ही होंगे। इसी प्रकार ये भी नहीं हो सकता, राइट। थ्योरम का स्टेटमेंट है, सेकंड वाला इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अपने कोई मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ये गिवन है, इसमें कोई वर्कर या मेन है जिसका नाम है 1 2 3 4, और ये कोई जॉब है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर। ये समझ लो कि ये 4 अलग अलग वर्कर हैं, इनको अलग अलग अपने को जॉब पे लगाना है। किसी को ऑफिस के काम पे लगाना है, किसी को झाड़ू लगाने के काम पे लगाना है, किसी को बागवानी पे लगाना है, किसी को और किसी काम पे लगाना। तो किस आदमी को कौन सा काम सौंपा जाए। ठीक है, चलिए अब देखो हमने 2019 में भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन किया था। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, या तो रो को मिनिमाइज कर लो या कॉलम को मिनिमाइज कर लो। तो फर्स्ट काम करते हैं हम मिनिमाइजिंग, मिनिमल प्रॉब्लम है मिनिमाइजिंग कॉलम। सबसे पहले इसका कॉलम है उसको मिनिमाइज करेंगे। सभी कॉलम में देखेंगे सबसे छोटी क्वांटिटी या राशि क्या है। इसमें 12 है, इसमें 25, इसमें 9, इसमें 14। जो भी सबसे छोटी क्वांटिटी है इसको पूरे कॉलम में से घटा दो। फर्स्ट कॉलम में कितना 12, पूरे कॉलम में से घटाएंगे क्या आएगा 0 6 0 6, ये कितना बचेगा 32 एंड ये अपना 11 बच जाएगा। सेकंड कॉलम में 25 है, इसको पूरे में से घटा दो क्या आएगा 5
एट 0 एंड 5। थर्ड वाले में 9 इज स्मॉलेस्ट, देन रिड्यूस 9 फ्रॉम होल कॉलम 3, कितना आएगा 12 है, 0 ये अपना 15 और ये अपना आएगा कुल मिलाकर 19। ठीक है। फोर्थ कॉलम में से देखो सबसे छोटी क्वांटिटी क्या है या राशि क्या है 14। 14 को पूरे में से घटा दो 1 आएगा, ये यहाँ आ जाएगा 17, ये आ जाएगा फिर से 7, ये आ जाएगा 0। अपने को बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बॉक्स कहाँ बनाओगे तुरंत निकालना है क्वेश्चन। ठीक है, ये निकाल लिया। इसके बाद में क्या करेंगे रो का मिनिमाइजेशन, रो मिनिमाइजेशन। जो हमारे पास ये बन गया स्ट्रक्चर या मैट्रिक्स टाइप में कुछ स्ट्रक्चर बन गई, अब क्या करेंगे रो को सिलेक्ट करेंगे, प्रत्येक रो में जो भी सबसे छोटी संख्या होगी उसको घटा देंगे। यहाँ देखो सबसे छोटी 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो ये सेम ही रहेगा राइट। रो मिनिमाइजेशन के बाद में भी ये सेम ही रहेगा। अब देखो जिसमें 0 आ रहा है, जहाँ जहाँ 0 आ रहा है वहाँ वहाँ उसको अलॉट कर दो। यहाँ कौन था फर्स्ट वर्कर था ना, तो फर्स्ट वर्कर को सॉरी यहाँ फर्स्ट वर्कर था, यहाँ फर्स्ट काम था, तो फर्स्ट वर्कर को फर्स्ट काम अलॉट हो गया। अब ये देख लो फर्स्ट वर्कर को फर्स्ट काम कौन कौन अलॉट कर रहा है, फर्स्ट वर्कर को ये फर्स्ट काम अलॉट कर रहा है, फर्स्ट वर्कर को ये फर्स्ट काम अलॉट कर रहा है, ये तो ये फर्स्ट को कौन कर रहा है, ये फर्स्ट को फोर्थ काम अलॉट कर रहा है, ये फर्स्ट को अपना सेकंड काम अलॉट कर रहा है, तो ये वाला और ये वाला डिस्कार्ड हो गए। इसका मतलब या तो ये होगा या ये होगा। अब अगर हम सेकंड वाले का निकाल लें कि सेकंड वाले को या सेकंड काम किसको अलॉट हो रहा है, अगर हम निकाल लें कि सेकंड जॉब किसको अलॉट हो रहा है तो अपना काम हो जाएगा। देखो 0 यहाँ है, सेकंड वाले को कौन काम अलॉट हो रहा है या कौन वर्कर मिल रहा है, जो मेन नंबर 3 है या वर्कर नंबर 3 है उसको सेकंड काम अलॉट हो रहा है। ठीक है, तो देखो सेकंड जॉब ये वाला कॉलम कहाँ जा रहा है वर्कर नंबर 3 पे, तो सेकंड जॉब वर्कर नंबर 3 पे फर्स्ट में जा रहा है। सेकंड वाले में थर्ड वाले में क्या जा रहा है, सेकंड जॉब वर्कर नंबर 4 को जा रहा है, लेकिन यहाँ से क्या पता लग रहा है थर्ड को जाएगा, 4 को तो नहीं जाएगा, ये डिस्कार्ड हो गया। अब देखो पूरे को करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, कब नहीं पड़ी जब आप ऑप्शन देखना स्टार्ट कर दिया। अगर आप पहले इसको पूरा सोल्व करते तो आपके 30-40 सेकंड और जा सकते थे, ये आपका टाइम बच जाएगा। इसलिए बोलता हूँ पहले ऑप्शन देखते देखते क्वेश्चन सोल्व करो ताकि कम समय कम लगे। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, टाइम भी कम लगा बशर्ते आप ऑप्शन देखते देखते क्वेश्चन लगाते हो तो। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार यहाँ देख लो क्वेश्चन तो हो गया, ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। ये वाला किसको अलॉट होगा, जहाँ 0 है इसको वर्कर नंबर 2 को काम 3 अलॉट होगा, काम 3 या जॉब 3 वर्कर नंबर 2 को अलॉट हो गया। इसी प्रकार जो जॉब नंबर 4 है किसको अलॉट हुआ गया, वर्कर नंबर 4 को। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने 2019 में भी कराया है, एक बार उसको भी आप जाकर देख लें, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन लगातार 2 बार आ रहा है। आई होप अगले साल भी या 2020 में भी जरूर आएगा। इसको विशेषतः आप ध्यान रखें, टाइम नहीं लग रहा है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम। बैलेंस्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम मीन्स डिमांड और सप्लाई बराबर हो राइट। अगर हमारे किसी प्रोडक्ट की डिमांड 100 की हो और सप्लाई भी 100 की हो जाए तो मीन्स वो प्रॉब्लम क्या होगी अपनी बैलेंस्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम यूजिंग लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। अपने को लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड का यूज करते हुए इसके इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन है x11 बराबर 14, x21 बराबर 6, x22 बराबर 9, x23 बराबर 1, x32 बराबर 1, x34 बराबर 4। इसी प्रकार x13 15, 21 6, 22 10, 21 15, 32 5, 34 ये। ठीक है, इसके जगह ये वाले वेरिएबल है यहाँ आ जाएंगे और ये वाले यहाँ आ जाएंगे। इस प्रकार सबको देख लेना है एक बार राइट। चलिए हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जिस भी रो में
लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में क्या करना है, सबसे पहले या जिस भी रो में सबसे लोएस्ट एलिमेंट है, सबसे पहले क्या करना है, देखना सबसे लोएस्ट एंट्री कौन है, लोएस्ट एंट्री कौन है 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस 1 को सेटिस्फाई करेंगे। डिमांड कितनी है 15, सप्लाई कितने की हो रही है 14 की, ये लो जी, इसको 14 हमने सॉरी हाँ 14 दे दिया इसको एक बार, ये लो कैसे दें, डिमांड 15 की है, 14 मिल गया अपने को, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी कितनी है 14 की और डिमांड कितनी है 15 की। इसका मतलब हमारे पास एक डिमांड और बच गया, इस कॉलम के लिए एक और जरूरत पड़ेगा, ठीक है। 1 के बाद में 1 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 1 के बाद में 2 एक तो यहाँ है, इसको देख लो, डिमांड कितने की है 14 की, तो सप्लाई हो गई, एक की बची है, चलो यहाँ से एक की सप्लाई और कर दो। इस कॉलम की डिमांड कितनी थी 15 थी, ये 15 पूरी हो गई, 14 यहाँ से ले ली, 1 यहाँ से ले ली, ये जो कैपेसिटी थी सप्लाई थी यहाँ से ले ली, राइट। चलिए और 2 कहाँ है, एक 2 यहाँ भी है, डिमांड कितनी है 4, कैपेसिटी कितने की है 5 की, ये लो जिसने इससे 4 की सप्लाई कर दी, बचा कौन यहाँ 1 बच गया एक, ठीक है। अब 1 भी कहीं ना कहीं हम अलॉट कर देंगे। 2 से जस्ट बड़ा संख्या कौन है 3 है, 3 यहाँ अवेलेबल है, अगर 3 नहीं होता तो हम 4 पे चले जाते। अब देखो डिमांड कितनी है 10 की, सप्लाई कितनी है यहाँ की 1 बचा हुआ है, तो एक बार तो 1 दे दो, ये यहाँ क्या बच गया अब 0, ये वाला रो पूरा सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। अब देखो 3 से जस्ट बड़ा संख्या, 3 की 2 तो नहीं है ना, नहीं है, 3 से जस्ट बड़ा कौन 4, ये रहा 4, डिमांड कितने की है 6 की, लेकिन सप्लाई यहाँ 0 है, क्योंकि 4 तो यहाँ से ले सकता है, इस कॉलम में कुछ नहीं आएगा, राइट। और 4 कहाँ है, यहाँ है, डिमांड कितने की 10 की, सप्लाई कितनी है 14 पूरा हो गया, सप्लाई कुछ भी नहीं होगा यहाँ। अरे जब भाई यहाँ कैपेसिटी नहीं है, अगले के पास सामान ही नहीं है तो कहाँ से देगा, ठीक है, डिमांड अपनी बनी की बनी रह गई। अब क्या है 4 के बाद में कौन आएगा 5, चलिए 5 यहाँ है और कोई तो है नहीं, डिमांड 4 की थी, इस कॉलम में 4 की डिमांड पूरी हो गई, इसको वैसे छोड़ दो। 5 के बाद में कौन 6, ये लो जी 6, डिमांड कितने की है, डिमांड है ही नहीं इसमें तो डिमांड है ही नहीं, डिमांड पूरी हो गई, चलो इसको भी छोड़ो। एक 6 यहाँ भी है, इसको देखो डिमांड कितने की है 6 की, लेकिन कैपेसिटी 14 की, वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी, तो अपनी यहाँ भी 0 बच जाएगा, ठीक। 6 के बाद में कौन आएगा 7, ये लो जी 7, डिमांड कितने की है 4 की, इस कॉलम में 4 ऑलरेडी मिल गए इसको भी छोड़ो। 7 के बाद में कौन आएगा 8, ये लो जी हमने 8 ले लिया यहाँ, डिमांड कितने की है इस कॉलम में 6 की, सप्लाई 8 कहाँ से लेगा उधर से, एक तो काम में ले लिया, बचा कितना 15। अब देखो कितना चाहिए इसको 6 चाहिए, 6 ले लिया, इसके पास कितना बच गया 9, ठीक है। 8 के जस्ट बड़ा 9 में डिमांड कितने की 10 की, सप्लाई कितना है 9, एक डिमांड यहाँ पूरी हो गई, पूरे कॉलम की डिमांड कितनी है 10, एक तो पूरी हो गई, और कितना चाहिए 9 यहाँ पड़ा है, यहाँ से 9 ले लिया, ठीक है। यहाँ क्या बच गया 0। तो देखो कैपेसिटी पूरी हो गई, डिमांड 4 की थी 4, 15 की थी 1 + 14 15, 10 की थी 1 + 9 6 की थी 6, डिमांड और सप्लाई या कैपेसिटी अपनी सेटिस्फाई हो रही है, प्रॉब्लम बैलेंस्ड है, तो इसका अपने पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, देखो यहाँ ये कौन से कॉलम में है, फर्स्ट रो 3rd
कॉलम। दिस मीन्स ये कौन है, x13 वाला। x13 के स्थान पे क्या आएगा, 14। x13 14 इसमें है, एक 14 इसमें है, एक 14 इसमें है। इसमें कितना है, 15 है। इसको भगा दो। अब देखो इसमें आ जाओ, ये कौन सा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। दिस मीन्स x21। x21 के स्थान पे क्या आएगा, 6। x21 6, एक तो इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। तो अभी तो डिस्कार्ड नहीं कर सकते, आगे याद करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ सप्लाई हुई है, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, x22 के स्थान पे क्या भर दो, 9। x22 9 इसमें है, x22 10 इसमें है, एक 9 इसमें है। 9 तो नहीं है यहाँ, इसको भगा दो। सॉल्यूशन या तो इसमें से होगा या इसमें से होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी सप्लाई हुई है, ठीक है। कौन सा एंट्री है यहाँ, सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो और थर्ड कॉलम। सेकंड रो अपना, थर्ड कॉलम। x23 के स्थान पे क्या आएगा, 1। x23 के स्थान पे एक तो इसमें 1 है और एक इसमें कितना है, इसमें 5 है। इसको तो पहले भगा दिया इन दो को तो, लेकिन इसमें कितना है, 23 के स्थान पे 1 है। इसमें कितना है, 5। आना कितना चाहिए, 1। तो इसको भगा दो, ये वाला अपना राइट सॉल्यूशन हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो आप कर सकते हो। शायद इस टाइप का 19 में पता नहीं आया था कि नहीं आया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको आप ज़रूर देखे हैं। बड़ा सिंपल है, अपने पास कैपेसिटी है या आप स्टॉक बोल सकते हो, ये डिमांड है। धीरे धीरे कैपेसिटी के अनुसार सप्लाई करते जाओ और इसको बैलेंस्ड कर लो। जो सॉल्यूशन है वो इनमें से क्लिक लगा दो, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूअल का क्वेश्चन है और ड्यूअल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन गारंटेड ड्यूअल में से पूछा जाता है। मैंने 2019 में भी ड्यूअल के 2 क्वेश्चन सोल्व कराए थे। ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी, ये अपने कोई एलपीपी गिवन है। मैक्सिमाइजेशन 2x + 3y + 4z सब्जेक्ट टू, ये अपने पास कंस्टेंट है। ये देखना xy > 0, z इज अनरेस्ट्रिक्टेड। ऐसा हमने पहले पिछले वाले पेपर में शायद नहीं पढ़ा था। फर्स्ट ऑप्शन ये वाला, सेकंड ये है, थर्ड ये एंड फोर्थ ये। एक चीज़ देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब अपने पास कोई प्रॉब्लम गिवन होती है मैक्सिमाइजेशन की, सॉरी मिनिमाइजेशन के लिए, पिछले लेक्चर में बता दिया था। इसका ड्यूअल क्या होता है, ये देखना, जब मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन आए तो यहाँ साइन किसका आता है, लेस देन। और जब मिनिमाइजेशन की कंडीशन आए तो जो कंस्टेंट है, कंस्टेंट में साइन किसका आता है, > का, राइट। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और देखो, जब वेरिएबल यहाँ x y z क्या है, वेरिएबल है, लेकिन जो z वेरिएबल है वो क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड। अगर z अनरेस्ट्रिक्टेड होगा, z पर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, दिस मीन्स इफ एंड ओनली इफ कंस्टेंट इनइक्वलिटी, जो भी इसकी ड्यूअल होगी, इसमें z के करस्पॉन्डिंग जो अपने पास कंस्टेंट मिलेगी, रेस्ट्रिक्शन मिलेंगे, उसमें इक्वलिटी आएगी, राइट। चलो अब इसको देखते हैं। अब देखो, हमने जब पिछले टाइम क्वेश्चन लगाया था तो इक्वल टू साइन को लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट किया था, राइट। पहले इसको देख लो, ये क्या है, > लेकिन मैक्सिमाइजेशन में हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले -3y + z लेस देन इक्वल टू -5। बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइन उल्टा हो जाएगा और अपना लेस देन इक्वल टू मिल जाएगा। अब ठीक है, चलिए उसमें क्या किया था हमने, इसको भी > और लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करके फिर फाइनली लेस देन इक्वल टू लेकर आए थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को यहाँ 3 ही वेरिएबल गिवन है, ड्यूअल में 3 ही वेरिएबल गिवन है। अगर आप वैसे करोगे > और लेस देन इक्वल टू, फिर आपको जो वेरिएबल मिलेंगे उसको फिर से कंडीशन लगा करके उन वेरिएबल को लेमडा, डब्ल्यू, म्यू और न्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक बार इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब चलो देखो क्या है, बी ड्यूअल में क्या आ जाएगा, b⁻d w। अगर हम यहाँ w लेमडा म्यू और न्यू मान ले, w क्या मान ले, लेमडा म्यू और न्यू, तो ये देखो b_tw क्या होगा,
बी क्या है, कॉलम वेक्टर। बी में क्या क्या आएंगे, 7 3 -5। बी क्या है यहाँ इस अपने केस में, 7 3 -5। तो बी की पावर टी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 7 लेमडा प्लस 3 म्यू माइनस 7 न्यू। ये देखो क्या हो जाएगा, 7 लेमडा प्लस 3 म्यू माइनस 5 न्यू। ये क्या हो जाएगा, बी की पावर टी डब्ल्यू, सॉरी ट्रांसपोज, टी मीन्स टी फॉर ट्रांसपोज। तो देखो ये कौन से में आ रहा है, 7 लेमडा प्लस 3 म्यू माइनस 5 न्यू, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, भगा दो इसको। और इसमें भी नहीं आ रहा, इसको भगा दो, इसमें आ रहा है, राइट। इसका मतलब अपना जो भी आंसर होगा फर्स्ट और फोर्थ में हो। अगर कई बार आप लास्ट में क्वेश्चन लगा रहे हो और आपको लगता है कि टाइम होने वाला है, 5-7 सेकंड बचे हैं, तो आप इस सिचुएशन में इनमें और इनमें से लगा सकते हो, ताकि आप 50% पॉसिबिलिटी क्वेश्चन सही होने की रही, राइट। चलिए अब देखो, एक कंडीशन तो हो गई ये वाली, दूसरी कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट वाली, क्या, 8 की ए का ट्रांसपोज W ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपोज। अब देखो यहां से लेकर आओ, W1 के स्थान पे क्या है, लेमडा, तो लेमडा प्लस 2 म्यू माइनस, सॉरी यहाँ 0 अक्स है ना, तो देखो अक्स का कोफिशिएंट है उसको लेमडा प्लस 2 म्यू, लेमडा प्लस 2 म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बिकॉज सी क्या है यहाँ 2 3 4, यही तो है सी, राइट। तो क्या आ जाएगा, 80 डब्ल्यू से लेमडा प्लस 2 म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेमडा प्लस 2 म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेमडा प्लस 2 म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अपना काम यहाँ तक है, नहीं बना, आगे चेक करना पड़ेगा। फिर से देखिए एक चीज और देखते हैं, 3 लेमडा माइनस 5 म्यू, और तीसरी कंडीशन ये वाली, या इसको यहाँ लिख लो, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसको चेंज तो कर ही दिया हमने, 0x माइनस 3y प्लस जेड प्लस 0z लेस देन इक्वल टू -5। अब ठीक है, अब दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो लेमडा प्लस 2 म्यू, लेमडा प्लस 2 म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपोज। C ट्रांसपोज क्या है, C अपना क्या था 2 3 4, तो C ट्रांसपोज कॉलम बन जाएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेकेंड वाला माइनस 5 लेमडा माइनस 5 लेमडा माइनस 5 म्यू माइनस 3 न्यू, तीनों जगह माइनस आ रहा है क्या, ठीक है। यहाँ भी देखो तीनों जगह माइनस आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपोज। सेकंड वाला ले रहे हैं, तो सेकंड के स्थान पे क्या है 3, बाई का कोफिशिएंट ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ तो कंडीशन मिल गई, लेकिन वहाँ देखो यहाँ कंडीशन अपने को नहीं मिली। अगर यहाँ माइनस माइनस होता तब तो ये आगे वाला भी सॉल्व करने का ट्राई करते, अदरवाइज वो वाला ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो गया, अपना सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ और ये वाला राइट हो जाएगा। अब थोड़ा आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। अगर एग्जाम में पूरा लगाओगे तो भाई टाइम इतना कहाँ से लाओगे, इतना टाइम नहीं मिलता। सिंपल है, शॉर्ट में इसको निपटाने का प्रयास करना। अब मैं इसको और बता देता हूँ कि आगे कैसा होता है। आंसर तो अपना हो गया। अब देखिए थर्ड वाला क्या है, जेड कोफिशिएंट 4 लेमडा प्लस 3 म्यू, सॉरी ये तो अपना ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन था। 3 लेमडा प्लस 0 म्यू मीन्स 3 लेमडा प्लस न्यू, 3 लेमडा प्लस न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 3 लेमडा प्लस न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब देखो मैंने यहाँ एक चीज़ और लिखी थी, जो वेरिएबल अनकंस्टेंट होगा, सॉरी अनरेस्ट्रिक्टेड होगा, जो वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो कंस्टेंट आएंगे, जो अपने रेस्ट्रिक्शन आएंगे, उसमें इक्वलिटी आएगी। यहाँ देखो जेड अनरेस्ट्रिक्टेड था, तो जेड के करस्पॉन्डिंग जो भी इनइक्वलिटी ली हमने, जैसे 3 लेमडा प्लस न्यू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू
4 होनी चाहिए, लेकिन इस कंडीशन की वजह से क्या हुई, इक्वल टू 4 हुई, ये अपनी इक्वल टू 4, राइट। और अपना ये म्यू और न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेमडा इज अनरेस्ट्रिक्टेड तो है ही, राइट। तो इस प्रकार हमने 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द एलपीपी मैक्सिमाइज 3x1 प्लस x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट अपने को ये गिवन है। पूछा क्या है, इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम बाय रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज, इनमें से इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा। जब सिंप्लेक्स मेथड की बात आती है तो मैं आपको इसको एग्जाम में करने के हिसाब से प्रीफर नहीं करता हूँ, इसका क्वेश्चन लेंथी जाता है। फिर भी हम ट्राई करते हैं कि क्या इसका शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल है या नहीं। अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, जैसे हम अब डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं कि पुट करके चेक कर लेते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब सॉल्यूशन तो ज़रूर होगा। इसका मतलब अगर फिजिबल सॉल्यूशन होगा तो इनको कंस्टेंट को सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। पहले इसको उठाओ, देखो क्या ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। यहाँ से देखो, x के स्थान पे 0 रखो, x2 के स्थान पे 2 रखो, तो कितना आ गया 4 + 5 9 इज लेस देन इक्वल टू 6, नहीं बन रहा है। चलिए इसको भगा दो। इसका देखो कितना आ रहा है 2 4 0 0 5 5 पर 4 9 9 इज लेस देन इक्वल टू 6, नो। इसको भी भगा दो। इसको देखो 2 5 6 4 5 10, तो 4 10 14 14 और 6 20 20 कांट बी नेवर लेस देन 6, देन ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। और जो बचा है तो ऑटोमेटिक होना ही है। इसको चेक भी कर लो, ये सभी कंडीशन को फुलफिल करता है। जब आपके पास ऐसा पर्टिकुलर कोई सॉल्यूशन ना हो, ना आपको कोई मेथड ध्यान में हो, शॉर्ट मेथड, लॉन्ग मेथड की बात नहीं करें, लॉन्ग से तो सभी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब शॉर्ट आपके पास अवेलेबल नहीं हो, तो स्पेशली जब सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन हो जिसमें आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना रहता है, इसमें आप ऑप्शन पुट करके भी चेक कर सकते हो। आपकी पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको कम समय में सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने टोटल 8 क्वेश्चन जो 2018 में आए हुए थे सोल्व कर लिए हैं। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट भी हम जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इनके वीडियो भी जल्दी ही बना देंगे। थैंक यू सो मच।